आखिरी के 3 महीने 4 महीने तब स्टूडेंट को सताती है वो सबसे बड़ी चिंता कि हमें प्रैक्टिस भी करनी है, रिवीजन भी करना है, हमें टेस्ट सीरीज भी लिखनी है। जो इजी कोर्स है वो आप अगर 15 दिन भी रिवाइज नहीं करोगे तो भी याद रहेगा, पर टफ कोर्स को आपको एग्जाम के जस्ट नजदीक में रिवाइज करना है। कितना प्रैक्टिस करें, कहां से करें, इसके बारे में हमें आज तक पता नहीं था, पर अब पता रहेगा। किसी गेट एस्पिरेंट की जर्नी स्टार्ट होती है एक वादे के साथ, अपने आप से जो करते हैं वो स्टूडेंट कि मैं इस बार गेट क्रैक करूंगा और बहुत गजब रैंक के साथ क्रैक करूंगा। फिर शुरू होती है स्ट्रेटेजी की प्लानिंग कि कहां से कैसे स्ट्रेटेजी बनाई जाए। अलग अलग टाइप के वीडियोस देखे जाते हैं, मल्टीपल अलग अलग वेबसाइट के अलग अलग टीचर्स के स्ट्रेटेजी वीडियोस देखकर और एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी प्लान की जाती है कि कोर्सेस शुरू करेंगे। कोर्सेस खत्म होने के बाद में फिर आखिरी में रिवीजन, प्रैक्टिस और टेस्ट करेंगे। दैट इज द मोस्ट कॉमन स्ट्रेटेजी जो आपको हर कोई बताता है, एंड दैट इज व्हाट एप्लीकेबल ऑल्सो। पर जब कोर्सेस फिनिश होने आते हैं और एंड मोमेंट आता है आखिरी के 3 महीने 4 महीने, तब स्टूडेंट को सताती है वो सबसे बड़ी चिंता कि हमें प्रैक्टिस भी करनी है, रिवीजन भी करना है, हमें टेस्ट सीरीज भी लिखनी है, और टेस्ट में जब मार्क्स कम आएंगे उसे इंप्रूव भी करना है ताकि हम एग्जाम रेडी हो पाए बिफोर द एग्जामिनेशन इटसेल्फ। बट ये जो चिंता है वो क्यों होती है? क्योंकि स्टूडेंट को आइडिया नहीं लगता कि जब हमें रिवीजन, प्रैक्टिस या टेस्ट करना है तो कितना करना है, कैसे करना है, कैसे इसकी स्ट्रेटेजी बनानी है। हर कोई बोलता है बस रिवाइज करो नोट से या फिर वीडियो लेक्चर से, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा फायदा होगा, टेस्ट लिखिए ताकि टाइम मैनेजमेंट मिलेगा, प्रेशर मैनेजमेंट मिलेगा, बहुत सारी चीजें हैं। पर कितना कितना टेस्ट लिखें, कितना हम एग्जाम के लिए पहले रिवीजन करें, कितना प्रैक्टिस करें, कहां से करें, इसके बारे में हमें आज तक पता नहीं था, पर अब पता रहेगा। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप बैलेंस करेंगे इन तीनों चीजों को। किसको कितना रिवीजन करना चाहिए, किसको कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, कितने टेस्ट टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, फुल लेंथ, सब टाइप के कितने लिखने हैं, ताकि एक बैलेंस बना रहे कि एग्जाम के पहले सब कुछ हो भी जाए और एकदम परफेक्ट वे में हो। सिंपल सी बात है, देखो बच्चों, अगर सिर्फ कोई रिवीजन ही रिवीजन करेगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा, कंसेप्ट तो याद रह जाएंगे क्योंकि रिवीजन कर रहा है बच्चा, बट प्रैक्टिस अगर नहीं की तो उस कंसेप्ट को क्या करेंगे? क्वेश्चन तो बनेंगे नहीं एग्जाम में। क्वेश्चन बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए ना कि कंसेप्ट को यूज करके और आंसर कैसे निकाला जाता है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, वो प्रैक्टिस से मिलेगा। अब ज्यादा किसी ने खाली प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस की, पर प्रैक्टिस करने के लिए कंसेप्ट याद होना जरूरी है, वो तो है ही नहीं। और साथ ही साथ प्रैक्टिस और रिवीजन खूब कर लिया पर टेस्ट नहीं लिखा, तो टेस्ट नहीं लिखा तो वो प्रेशर मैनेज कैसे होगा? वो सिली मिस्टेक्स जो प्रेशर की वजह से आती है वो कैसे एलिमिनेट होंगी? टाइम कैसे मैनेज होगा कि हम 3 घंटे में एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे? तो दोस्तों, आज मैं इस सेशन में ओवरऑल आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिसमें कि आपको आइडिया लगेगा कि कितना कितना किसको ध्यान दिया जाए, ताकि आप सब लोगों को अपने हिसाब से, नहीं सिंगल स्ट्रैटेजी नहीं है ये, सबके लिए इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी बनेगी, क्योंकि हर कोई पर्सन अलग है, उसकी मेंटल एबिलिटी अलग है, उसकी याद रखने की एबिलिटी अलग है, प्रैक्टिस करने की या कह सकते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी भी अलग है। तो हर किसी के लिए कुछ नया यहां पे मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात करें कि हम रिवीजन स्ट्रेटेजी बनाएं। रिवीजन स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाती है? रिवीजन पहले स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आपको कोर्सेस को अलाइन करना है आपके लिए, कि आपके सब्जेक्ट के कोर्सेस जो आपकी ब्रांच के हैं उनमें से सबसे इजी कोर्स कौन सा लगता है आपको। मैं नहीं बताऊंगा, तुम डिसाइड करो, क्योंकि कोर्सेस पढ़ चुके हो एक एक बार। कौन सा कोर्स में आपको बहुत कुछ ऑलरेडी याद है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, वो कोर्स को पहले, फिर मॉडरेट कोर्स और आखिरी में सबसे टफ कोर्स। क्यों?
क्योंकि एग्जाम तक यही साइकिल रिपीट करेंगे। आप सोचिए जरा, जो इजी कोर्स है वो आप अगर 15 दिन भी रिवाइज नहीं करोगे तो भी याद रहेगा, क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे, पर टफ कोर्स को आपको एग्जाम के जस्ट नजदीक में रिवाइज करना है, इसलिए ये साइकिल बनाई गई है। इजी कोर्स को स्टार्ट करने का सबसे बड़ा दूसरा फायदा है कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार गेट में जो हमने पढ़ा है हमको बनेगा, याद भी है, क्वेश्चन भी बन रहे हैं, हैप्पी मोमेंट आएंगे। जब हैप्पीनेस आती है ना तो 2 घंटे एक्स्ट्रा एफर्ट लग जाते हैं, 20% एक्स्ट्रा एफर्ट लग जाते हैं पर डे पर वीक बेसिस पे। क्यों? क्योंकि अंदर से हैप्पीनेस आ रही है, खुशी आ रही है, तो खुशी खुशी अगर कुछ काम होता है ना तो और ज्यादा एफर्ट्स लग जाते हैं बिना चिंता के। तो आपको ये वाला एक स्ट्रेटेजी बनाना है। बट बॉस, रिवीजन स्ट्रेटेजी कैसी बनाई जाए उसके लिए मैंने पूरा डिटेल में एक वीडियो बनाया है, वो आपको सुनना चाहिए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या हो रहा है और आप चाहते हैं कि आप ट्रांजिशन करना है आपको रिवीजन, प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज की तरफ, तो ये वाला एक वीडियो है, सिलेबस कंप्लीटेड, रिवीजन, प्रैक्टिस, टेस्ट कैसे करें, व्हाट टू डू, ये वाला वीडियो आप देख लीजिए। इसका QR कोड भी मैं लेके आया हूं। टाइटल अगर आपको सर्च करना है तो टाइटल लिखिएगा गेट 2025 सिलेबस कंप्लीटेड, नेक्स्ट स्टेप गेट वाला। रिपीट करता हूं, गेट 2025 सिलेबस कंप्लीटेड, नेक्स्ट स्टेप गेट वाला। इतना आप लिखेंगे तो आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा। इसमें ना पूरा डिटेल में मैंने बताया है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट, और जब आप इसको सुनेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ यार, ये होती है डिटेल में स्ट्रैटेजी, जिसका एक एक पॉइंट आपके सामने एकदम ओपन करके रखा हुआ है कि क्या गलती नहीं करनी है, कैसे प्लान करना है और कैसे उसे एग्जीक्यूट करना है, कब तक, पूरा टाइमलाइन बताया है मैंने कि कब कैसे शुरू करेंगे, किसको आगे लेके जाएंगे, कब कब क्या करेंगे, सब कुछ, कब पहला टेस्ट देना है, कब रिवीजन करना है, कब प्रैक्टिस करनी है, सब कुछ बताया हुआ है। तो ये स्ट्रैटेजी वीडियो आप यहां से देखिए और रिवीजन स्ट्रैटेजी बनाइए। पहले मैं बताऊंगा, बैलेंसिंग के बारे में भी बात करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस की स्ट्रेटजी। देखो, जो बच्चा एनरोल्ड बच्चा है वो, उसके लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी क्लास में भी कराए हैं, प्लस DPP भी मिला है, वीकली टेस्ट भी मिला है, और ऊपर से PYQs तो हैं। इतनी तो आप प्रैक्टिस करोगे ही करोगे, पर इसके अलावा बॉस आपको सुपर 1500 सीरीज भी तो मिल रहा है, ये भी आपको प्रैक्टिस ही कराने के लिए है। तो आपको इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो हो जाएगी, है ना। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास कम नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। रिवीजन के साथ में आप दोबारा से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने PYQ सॉल्व नहीं किए हैं तो करेंगे, DPP वीकली टेस्ट के क्वेश्चन फिर से एक बार और लगाएंगे, आपको एक्सेसिबल है वो सब कुछ। और सुपर 1500 आपको ऑफ कोर्स प्रैक्टिस के लिए लेना चाहिए, जो कि आपकी एक नई सीरीज हमने लॉन्च की है। और यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से और प्रैक्टिस मिलेगी, वो भी लाइव, ताकि डाउट्स एक्सेट्रा का भी आपको चिंता ना रहे। तो ऐसे करके आप प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। फिर आती है टेस्ट स्ट्रेटेजी। टेस्ट स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाए? टेस्ट की स्ट्रेटेजी होती है कोर्स बाय कोर्स। जैसे कि मैंने यहां पे बताया था रिवीजन की स्ट्रेटेजी में कि आप रिवीजन करते हैं ना, तो रिवीजन पहले एक कोर्स का करेंगे। पहले कोर्स को पहली बार रिवाइज करने में काफी टाइम लगता है। फिर पूरा एक एक करके कोर्सेज जब रिवाइज हो जाएंगे ना, जब एक साइकिल कंप्लीट होगी, उसमें लगभग 2 महीने लगते हैं, 1.5 से 2 महीने। कोई चिंता नहीं है, टाइम लगता है, जिस चीज को जितना टाइम लगता है उतना तो देना पड़ेगा ना। रिवीजन में टाइम लगेगा, क्योंकि याद करना वापस कि क्या पढ़ा था, उस कंसेप्ट को रिकॉल करना, फिर से समझना, दिमाग में क्लियर करना, सारे पॉइंट्स जो अलग अलग कंसेप्ट्स के हैं उनको कनेक्ट करना। एक दूसरे से सारे टॉपिक कनेक्टेड रहते हैं, तो उनको कनेक्ट करना, दिमाग में बिठाना और याद रखना, टाइम लगता है। चिंता मत करिएगा, 2 महीने भी लगे पहले रिवीजन में कि सारे कोर्सेज का एक एक बार रिवीजन हो गया, कोई चिंता नहीं है। आराम से 2.5 महीने भी ले सकते हो अगर आप अभी रिवीजन स्टार्ट कर रहे हो तो। थोड़ा लेट से करेंगे तो 2 महीने में रिवीजन ठीक ठाक हो जाता है, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स के साथ। पर उस रिवीजन के साथ में हमें प्रैक्टिस और टेस्ट भी करने हैं। एक कोर्स खत्म हुआ, कोर्स खत्म होने के बाद जितने उसके क्वेश्चंस हैं आपके पास सब लगा दो, वीकली टेस्ट के, DPP के, PYQ अगर नहीं किए हैं तो वो लगा दिए। लगाने के बाद आप लिखो उसके टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। आपने टेस्ट सीरीज तो खरीदनी ही है इस सब्जेक्ट के खत्म होने के तुरंत बाद। अब इसमें जो जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं आपकी, उनको नोट डाउन करेंगे, और नोट डाउन करने के बाद में जब अगला रिवीजन साइकिल आएगा उसमें उसे ओवरकम करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा टॉपिक लूज था, कौन सी जगह पे प्रॉब्लम आई, वो सब हमने नोट डाउन कर रखी थी।
तो कोर्स बाय कोर्स, पहले सब्जेक्ट का रिवीजन, फिर उस पूरे सब्जेक्ट का प्रैक्टिस, और उस पूरे सब्जेक्ट के जितने टेस्ट अवेलेबल हैं सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज, वो सारे हमने लिख देने हैं। ऐसे ही फिर कोर्स बाय कोर्स, जब पूरा कोर्स का पहला रिवीजन हो जाएगा, अगला रिवीजन साइकिल आएगा, उसमें और प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जरूरत लगेगी। वहां से आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहां से उठा सकते हो? सुपर 1500 सीरीज से उठा सकते हो। फिर अगर लगता है कि नहीं इसके भी क्वेश्चंस कम पड़ रहे हैं, हमें और चाहिए, तो एक नई टेस्ट सीरीज खरीद लो, वहां के क्वेश्चंस एज अ प्रैक्टिस उठा लो। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो जो प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी आपकी होगी इस तरीके से होगी, और टेस्ट की स्ट्रेटेजी भी इसी तरीके से होगी कि जब एक सब्जेक्ट का पहला रिवीजन हो जाए, उसके टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एक टेस्ट सीरीज के खत्म कर लो। फिर जब पूरा कोर्स रिवाइज हो जाए, एक पूरे सब्जेक्ट्स का रिवीजन पूरा साइकिल खत्म हो जाए, लगभग 2-2.5 महीने लगेंगे, तब से आप स्टार्ट करेंगे आपके फुल लेंथ टेस्ट। तो आप फिर क्या करेंगे? कॉन्करेंटली एक तरफ चलने देंगे आपका सेकेंड साइकिल रिवीजन का, और उसके साथ और प्रैक्टिस, और दूसरी तरफ हर तीसरे, चौथे, पांचवें दिन, डिपेंड्स कि आपका कितना टाइम बचा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। तो ये फुल लेंथ टेस्ट भी आपको टेस्ट सीरीज में मिलते हैं। आप अलग अलग इंस्टीट्यूट के फुल लेंथ टेस्ट शफल करते हुए लिखना चालू करो। मार्क्स, अभी हमें मार्क्स पे कंसंट्रेट नहीं करना है, हमें इस पे कंसंट्रेट नहीं करना है कि अभी से 70 मार्क्स आ जाए, 80 मार्क्स आ जाए, 90 मार्क्स आ जाए। हमें कंसंट्रेट करना है शुरुआत में इस बात पे कि हमारी लर्निंग में जो कमी है वो निकल जाए यहीं की यहीं, ताकि हम उसे इंप्रूव कर पाए और एग्जाम टाइम तक हम इंप्रूव कर पाए। तो ये टेस्ट लिखने का जो सबसे बड़ा फायदा हमें मिलेगा वो यही मिलेगा कि हम अपनी गलतियों को निकाल पाए। क्या टॉपिक भूल रहे हैं, रिवाइज करेंगे। क्या टॉपिक हमसे याद होते हुए क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। क्या टॉपिक में हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लग रहा है टेस्ट में, वो हमें पता चल जाएगा, उसकी और प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसे करते करते हम क्या करेंगे? टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करेंगे, टेस्ट के थ्रू अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करेंगे और उन्हें सुधारते जाएंगे। फिर ऑटोमेटिकली जैसे जैसे सुधार करोगे, आपके टेस्ट का स्कोर बढ़ते जाएगा। हर बार बढ़ेगा जरूरी नहीं है, कभी बढ़ेगा, थोड़ा कम होगा, फिर थोड़ा कम होगा, कभी बढ़ेगा, ऐसे। पर ऐसे करते 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 जो ग्राफ है ओवरऑल ऊपर जाएगा, अगर आप सही इंप्रूव करोगे तो। फुल लेंथ टेस्ट कब लिखना है? जब एक बार का रिवीजन हो जाए सारे सब्जेक्ट्स का, उसके बाद आप एक एक बार के सारे सब्जेक्ट्स के एक एक रिवीजन हो गए हैं, सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज, प्रैक्टिस और टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो चुके हैं। उसके बाद सेकेंड रिवीजन साइकिल के साथ आप फुल लेंथ टेस्ट लिखना शुरू करोगे आखिरी के 1.5 से 2 महीनों में, और 1.5 से 2 महीनों में फिर फुल लेंथ टेस्ट 3-4-5 दिन में एक एक बार लिखते जाओगे। अब ये कंटिन्यू करना है आपको एग्जामिनेशन टाइम तक। अब बात करेंगे बैलेंस की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं आप लोगों से। एक बात बताइए, एक बहुत बड़ी शादी ऑर्गेनाइज हुई है आपके पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर शादी में बड़ा सा बुफे लगा हुआ है और बुफे में बहुत वैरायटी ऑफ फूड है। आप कौन सा फूड ज्यादा खाओगे? कमेंट करो, क्या ज्यादा खाना पसंद करोगे? आपकी पसंद का सब कुछ है। कोई बोलेगा सर हम स्वीट्स ज्यादा खाएंगे, कोई बोलेगा सर हम साउथ इंडियन फूड ज्यादा खाएंगे, कोई बोलेगा हम चाइनीज फूड ज्यादा खाएंगे, कोई बोलेगा सर गोलगप्पे ज्यादा खाएंगे, कोई बोलेगा सर चावल हमें पसंद है बिरयानी खाएंगे, कोई बोलेगा सर चपाती और सब्जी अच्छी वाली मिल जाए तो वो खा लेंगे, कोई बोलेगा सर ये वाला स्पेसिफिक स्वीट ज्यादा खाएंगे, कोई बोलेगा सर हमें चाट आइटम्स बहुत पसंद है वो खाएंगे, कोई बोलेगा स्टार्टर खाएंगे ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये हर किसी की अपनी खुद की इच्छा है, रिक्वायरमेंट है दिमाग की कि किससे खुशी मिलती है। किसी को रसगुल्ला खा के मजा आएगा, किसी को गुलाब जामुन खा के मजा आएगा, किसी को दोनों ज्यादा ज्यादा खा के मजे आएंगे, किसी को रसगुल्ले के साथ में आइसक्रीम, किसी को गुलाब जामुन के साथ में आइसक्रीम खा के मजा आएगा। मैं क्यों बात कर रहा हूं इस बारे में? मैं इसलिए बात कर रहा हूं इस बारे में क्योंकि बॉस, हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग है, हर किसी का मेंटल एबिलिटी अलग है। अब पहले आप अपने आप को जानो और पहले समझो एक चीज कि क्या आप लोगों की मेमोरी ठीक है, थोड़ा एवरेज से बेहतर है। अगर है तो आपको रिवीजन में कम टाइम लगेगा, क्योंकि आप जब भी कुछ रिवाइज करोगे आपको चीजें दिमाग में याद रहने लगेंगी। तो आपका अगर ऐसा केस है कि आपको चीजें दिमाग में लंबे टाइम तक याद रह जाती है, ठीक ठाक मेमोरी ओके है कि हाँ थोड़ा कंसंट्रेट करके कुछ पढ़ा तो वो याद रह जाता है सर महीने तक या कम से कम 15-20 दिन तक, तो ये वो बच्चे हैं जिनको रिवीजन में थोड़ा कम टाइम लगेगा। आप दूसरी चीजों पे फोकस ज्यादा कर सकते हो, समथिंग लाइक प्रैक्टिस और टेस्ट। अब उन बच्चों पे आते हैं, सर हमारी तो मेमोरी बहुत ही वीक है,
अब बहुत ही वीक है तो रिवीजन पे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, रिवीजन पे थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम ही है ना नॉलेज रिटेंशन की, दिमाग में नॉलेज रह ही नहीं रहा है। दो चीजें यहां उन बच्चों को करनी पड़ेगी, एक ऑफ कोर्स टाइम तो देना पड़ेगा, पर दूसरा इफेक्टिवली फोकस्ड टाइम देना पड़ेगा। आप खुद यस बोलोगे, एग्री करोगे कि हाँ सर रिवीजन करते तो हैं, पढ़ते तो हैं, पर ध्यान ना यहां वहां चले जाता है। अगर ध्यान यहां वहां गया ना तो रिजल्ट भी यहां वहां ही जाएगा। देखो सच है, आप भी जानते हो इस बात को कि अगर ध्यान यहां और वहां गया तो उसकी वजह से रिजल्ट भी यहां और वहां चले जाएगा। अगर आपका फोकस उस पर्टिकुलर टॉपिक पर नहीं है, आप कुछ और सोच रहे हो, कहीं पुराने टॉपिक में या रिजल्ट के ख्याल में, नेगेटिव ख्याल में, या किसी दोस्त के ख्याल में, स्पेशल वाली वो लड़की के ख्याल में चले गए, तो आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो कंसंट्रेशन लूज करने का खामियाजा पेनल्टी दोगे, कहीं ना कहीं टेस्ट में या एग्जामिनेशन में। तो पहले तो आपको यह समझना है कि एक तो हमारे में प्रॉब्लम है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, हमारी कोई गलती नहीं है उसमें, हमारी गलती नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। जिस तरीके से हमारी बॉडी बनाई गई है, नॉलेज रिटेंशन स्लो होता है, टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होता है, होता है। मैं आप तुमसे पूछूंगा ना कि कल कौन जीता टेस्ट मैच में, या इस पर्टिकुलर मैच में, या फुटबॉल मैच में, ये बंदा कौन से आईपीएल टीम से खेलता है, ये बंदा कौन से फुटबॉल लीग से खेलता है, सब याद आ जाएगा एक 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 एक। पिछले 4 टीम के भी नाम गिना दोगे कि ये बंदा 2015 में यहां था, 18 में यहां आया, 21 में यहां आ गया और 24 में फिर इधर आ गया। याद रहता है, ऐसा नहीं कि रिटेंशन नहीं है, रिटेंशन उन टॉपिक का है जो आपको इंटरेस्ट देते हैं। अब ये बोरिंग लगता है, क्यों? इसमें क्या इंटरेस्ट, और फुटबॉल में तो मजा आता है ना, गेम है, एंटरटेनमेंट होता है। यहां अगर आप इसी चीज को थोड़ा सा अपने माइंड को ट्वीक करोगे ना, कि बोलोगे यार ये भी एंटरटेनमेंट है, इसको भी मजे से करेंगे, अंदर से खुशी से करेंगे, तो वो रिटेन होगा। तो फोकस के साथ में, एक तो सबसे बड़ी बात, फोकस के साथ में लर्निंग करनी है। तो जो बच्चा फोकस के साथ में रिवीजन कर लेगा, उसको रिटेंशन का प्रॉब्लम कम आएगा। आएगा जरूर, हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। ऑल इंडिया रैंक 19 लेने के बावजूद भी मुझे लगा कि मेरे को 100% कंसेप्ट याद नहीं रहे, एकाध भूल गया मैं जाके वहां, 1.5 साल की प्रिपरेशन करने के बावजूद भी। सो इट्स टोटली ओके, कुछ कंसेप्ट भूलोगे चलेगा, बट मैक्सिमम अगर याद रह जाएंगे काम बन जाएगा। तो रिवीजन किसको हैवी करना है, किसको लो करना है, वो समझ में आ गया। दूसरी चीज अब बात करेंगे, दूसरी है हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट है ऐसे बच्चे जिनको टॉपिक याद तो रहते हैं पर क्वेश्चन नहीं बनते। टॉपिक याद तो रहते हैं पर क्वेश्चन नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि प्रैक्टिस की कमी है, उनको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, क्वेश्चन रीड करके समझ ही नहीं आ रहा है, आया तो आंसर नहीं आ रहा है, क्यों? अप्रोच ही समझ नहीं आ रही, इससे इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें। अगर मैं टॉपिक पूछूं तो टॉपिक फटफट तोते के जैसे बोल देंगे, सर इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये वाली कंसेप्ट होती है, इसमें ये 3 डिवीजन होते हैं, इसमें ये जाएगा, उसमें वो जाएगा, इसमें ये चीज कंसेप्ट आती है, ये पर्टिकुलर यूनिट में इसका आंसर दिया जाता है, सब पूरा कंसेप्ट याद है, क्वेश्चन नहीं बन रहा मेरे से। अगर क्वेश्चन नहीं बनता है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज्यादा। तो ऐसे बच्चे जिनको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन बनाना मुश्किल है, हमने क्लासरूम पढ़ लिया, सब समझ में आ गया, हमने पीवाईक्यू लगाए, ठीक ठाक बन गए, क्लासरूम में भी डीपीपी बनती थी, या क्लासरूम में जब क्वेश्चन कराते थे वो भी बनते थे, पर टेस्ट में क्वेश्चन नहीं बन पा रहे ज्यादा, या टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन नहीं बन पा रहे ज्यादा, तो फिर बॉस प्रैक्टिस की एक्स्ट्रा जरूरत है। कुछ ना कुछ 10% एक्स्ट्रा, 15% एक्स्ट्रा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बाकियों के कंपैरिजन। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे आएंगे जो दोनों कैटेगरी में है, सर एक तो टॉपिक याद भी नहीं रहते और ऊपर से क्वेश्चन भी नहीं बनते। बेटा जी तुमको सब कुछ हैवी करना है, रिवीजन में भी ज्यादा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस में भी ज्यादा टाइम लगेगा, टाइम निकालो, नींद आधी करो, आधी मतलब थोड़ी सी कट शॉट कर लो, आधा 1 घंटा कम कर लोगे चलेगा, फूड के टाइम ड्यूरेशन कम कर लो, जो बीच बीच में थोड़ा फिलर आ रहा है आपको कि आधा घंटा मिला, 15 मिनट मिला लेक्चर्स के बीच में, या कहीं पे 2 चीजों के बीच में जो आप ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे थे, उसको सुधारो। अगर कॉलेज जाते हो, कॉलेज में बीच बीच में लेक्चर्स के बीच में 10-10, 15-15 मिनट मिलते हैं, वहां प्रैक्टिस करो, कुछ भी करके टाइम यूटिलाइज करो, क्योंकि तुमको दोनों हैवी करना है। अब तीसरी चीज, ऐसे लोग जिनको टेस्ट ज्यादा देना होता है, किनको टेस्ट ज्यादा देना होंगे? सर मेमोरी बढ़िया हमारी, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ याद भी रहता है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन बनते भी हैं, 60% क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं, कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। तो फिर क्या करें सर? अब हमें
पर एग्जाम देने के पहले पैनिक हो जाते हैं, डर लगता है। उन बच्चों को टेस्ट ज्यादा देने होंगे, टेस्ट ज्यादा देने होंगे। जितने भी टेस्ट आते हैं, जितने भी एग्जाम्स आते हैं, चाहे वो किसी पीएसयू का भी एग्जाम क्यों ना हो, अगर गेट एग्जाम के पहले हो रहा है, अटेम्प्ट करो, बिल्कुल करो। इंटरव्यूज की अगर ऑप्शन है तो इंटरव्यू में जाओ, फेस करो उस डर को। देखो, एक सिंपल सी नॉर्मल साइकोलॉजी बताता हूं मैं, बहुत नॉर्मल सी बात है। मैंने बचपन से लेके इतने बड़े होने तक कभी भी मेरे पापा से मार नहीं खाई, कभी भी पिटाई नहीं हुई मेरी पिताजी से। तो जब भी मैं बचपन में कभी, पिताजी डराते थे, बेटा ज्यादा मस्ती मत कर वरना पीट दूंगा, तो मुझे डर लगता था उस बात से कि यार पीट ना दे, क्योंकि लाइफ में ऐसा कभी हुआ नहीं, पहली बार हो रहा है ऐसा। तो वो उस चीज का, पहली बार होने का बड़ा डर था और उसकी वजह से हम चुपचाप बैठ जाते थे। कंपेरेटिवली मैंने अपने दोस्तों को देखा, वो रोज पिटते थे, खुश होते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कभी कभी मैं पूछता भी था, मत करे यार पापा मारेंगे, बोलते क्या कर लेंगे, मार ही देंगे, ठीक है डंडे से मारेंगे, दो चार सह लेंगे, आदत सी हो गई अब तो। ये साइकोलॉजी है। एग्जाम्पल अपार्ट, जो जोक था उसको अगर साइड में भी रखें, तो एक छोटी सी चीज मैं बताता हूं, जिस चीज को आप बार बार रिपीट करते हो ना, उसकी आदत हो जाती है। और जब उसकी आदत हो जाती है तो फिर आपको उतना डर नहीं लगता उस चीज से। तो अगर आपको एग्जाम में पैनिक सिचुएशन होती है, डर लगता है, तो आप ज्यादा टेस्ट लिखो, और ऐसे लिखो कि रियल में यही एग्जाम है। जी हां, अगर ऑनलाइन कोई टेस्ट होते हैं जो रियल में एग्जाम टाइप के होते हैं, हम भी कंडक्ट करवाएंगे, तो वो टेस्ट लिखो, उसी पर्टिकुलर टाइम पे लिखो, मजा आएगा। क्यों मजा आएगा? क्योंकि आप अगर उनकी प्रैक्टिस रोज करते जाओगे ना टेस्ट की, तो जब एग्जाम देने जाओगे तब खाली जगह अलग होगी, बाकी का सेम माहौल। एक कंप्यूटर आपके सामने है, एक माउस कीबोर्ड आपके सामने है, एक छोटा सा राइटिंग पैड है, पेन है, और आप हो 3 घंटे आपको बैठना है। जैसे आप घर में बैठ रहे हो पिछले 2 महीनों में लगातार, हर दिन, हर दूसरे दिन, वैसे ही आपको यहां भी बैठ के एग्जाम लिखना है बस। अगर आप इतनी बार उन 3 घंटों को जी लोगे, बार 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 बार, वो डर हट जाएगा, वो पैनिक सिचुएशन हट जाएगी, वो टेंशन जो है वो हट जाएगा, और कंसंट्रेशन जाएगा सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने में, कि भैया क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये तीसरे वाले लोग जो है ना, उनका दर्द शायद मैं नहीं समझ सकता, क्योंकि मेरे लिए इनबिल्ट है, मेरे को डर नहीं लगता एग्जाम्स वगैरह से, इंटरव्यूज वगैरह में डर नहीं लगता। फेसिंग चैलेंजेस इज समथिंग लाइक आई लव टू, मुझे मजा आता है। अगर चैलेंज दोगे तो और ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस निकलेगा, विच इज समथिंग लाइक, वो वायरिंग ऐसी है, आई डोंट नो। पर कुछ लोग होते हैं जो चेंज कर लेते हैं इस चीज को, और आसानी से बदलाव हो जाता है ये। बट हाउ एग्जैक्टली इट इज डन, सेम चीज है। जिस चीज से डर लगता है उसको बार बार करो, बार 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 करोगे, ऑटोमेटिकली आपको वो चीज का आदत हो जाएगी, और फिर आपको डर नहीं लगेगा। पहली बार लगेगा, दूसरी बार थोड़ा और हो सकता है लगे, मार्क्स कम आए, टेंशन हो, पर धीरे 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 करके आपकी आदत हो जाएगी। अब यहां पे देखो, मैं परसेंटेज लिख के लाया हूं कि आपके पास रिवीजन जो आप करते हो, यूजुअल जो एक बैलेंसिंग होती है एक नॉर्मल स्टूडेंट की, 40% टाइम जो आखिरी का होता है कोर्स कंप्लीशन के बाद, वो रिवीजन में जाता है। प्रैक्टिस के लिए 30% टाइम, और टेस्ट सीरीज के लिए 30% टाइम। इसमें मैंने टेस्ट देना और टेस्ट को एनालाइज करना दोनों इंक्लूड किया हुआ है ना। टेस्ट को देंगे तो उसके बाद एनालिसिस भी करनी पड़ती है ना। एनालिसिस का मतलब कि टेस्ट में कौन सा क्वेश्चन हमसे नहीं बना, क्यों नहीं बना, क्या रीजन था, अच्छा इस रीजन को अब अगली बार सॉल्व करेंगे, वो सब पॉइंट आउट करना, वही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। फेलियर या फेल होना बुरी बात नहीं है, फेल होने के बाद में उसमें इंप्रूवमेंट ना करने की कोशिश करना और बुरी बात है, वो है एक्चुअल में फेल होना। तो अगर फेल होते हो, मार्क्स कम आते हैं, दैट्स नॉट अ बिग इशू। मार्क्स क्यों कम आए हैं अगर ये पता चलने लगे, तो आप उसे इंप्रूव करके और अगली बार टेस्ट में स्कोर बढ़ा सकते हो। अब देखो, आपके जो शुरुआत के 1.5 महीने रहेंगे कंप्लीशन ऑफ द कोर्स के बाद, उसमें रिवीजन ज्यादा होता है, क्योंकि आपको टॉपिक्स को रिटेन करने में ज्यादा टाइम लगता है। और शुरुआत का 1.5 से 2 महीना जो रहता है, उसमें आपका डेफिनेटली रिवीजन हैवी टाइम रहता है, जहां सबसे ज्यादा टाइम आप रिवीजन में स्पेंड करते हो, थोड़ा प्रैक्टिस और थोड़ा टेस्ट चलते रहता है पैरेलल में। फिर नेक्स्ट 1.5 मंथ जब सेकेंड साइकिल ऑफ रिवीजन आता है, तो सेकेंड साइकिल ऑफ रिवीजन में क्या होता है, आपका रिवीजन टाइम छोटा हो जाता है, प्रैक्टिस टाइम बढ़ जाता है। क्यों प्रैक्टिस टाइम बढ़ जाता है? क्योंकि उस टाइम पे आपको यह समझ में आने लगता है कि बिना प्रैक्टिस के तो भैया टेस्ट पेपर नहीं हिल रहे, हमारे मार्क्स नहीं आ रही है हमारे। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि प्रैक्टिस तो चाहिए, और प्रैक्टिस चाहिए तो ये आप
उन 1.5 महीनों में करेंगे, करीबन 1.5 से 2 महीना, या हो सकता है 1 से 1.5 महीना, डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन ऑफ योर प्रैक्टिस, रिविजन एंड टेस्ट जो आप आखिरी में छोड़ेंगे। तो ये जो 1.5 महीना है उसमें प्रैक्टिस ज्यादा होगी, और फिर सबसे आखिरी का 1 महीना जो रहेगा उसमें टेस्ट सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप फुल लेंथ टेस्ट बहुत फ्रीक्वेंटली लिखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब आपको रिवीजन हो गए हैं 2 से 3 बार, प्रैक्टिस काफी सारी हो गई है, अब सिर्फ आदत डालनी है टेस्ट लिखने की। उनमें जो आपकी गलतियां होती हैं टाइम को मैनेज करने की या सिली मिस्टेक्स की, और भी बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स आप करते हैं टेस्ट में, वो सारी इंप्रूव करने की, टेस्ट लिखने की आदत डालने की, 3 घंटा लगातार बैठने की, उतना फोकस एक जगह पे कंसंट्रेशन लगाने की, वो सब प्रैक्टिस आप आखिरी के 1 महीने में टेस्ट हैवी टाइम में करते हैं, जहां टेस्ट ही टेस्ट आप सबसे ज्यादा लिखते हैं। रिवीजन चलते रहता है, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस भी चलती रहती है उन टॉपिक्स की जो आपके थोड़े से और वीक हो गए हैं, जहां लगता है कि यार और थोड़ा टाइम बचाया जा सकता है। ये टॉपिक ऐसा है, क्वेश्चन तो बन रहे हैं बट 4 मिनट में बनता है, चलो इसको 3-3.5 मिनट में कोशिश करते हैं और ज्यादा प्रैक्टिस करने की। ऐसे फिर आप टेस्ट हैवी आखिरी का 1 मंथ रहता है जनवरी वाला, जहां पे आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लिखते हैं। ऑफ कोर्स शॉर्ट नोट्स का रिवीजन, नॉर्मल नोट्स का रिवीजन और प्रैक्टिस भी चलती रहती है, बट हैवीली आप टेस्ट उस टाइम पर लिखते हैं। तो ये रहा बैलेंसिंग का एक पूरा आइडिया जो मैंने देना चाहता था आप लोगों को। अब बात सिर्फ इतनी है कि स्ट्रेटेजी आपको पता है, एग्जीक्यूशन करना है। आखिरी के 4 महीने वो टाइम है जब सबसे ज्यादा इंटेंसिटी की जरूरत होती है। यहीं से बच्चे को 2 पाथ मिलते हैं, या तो वो ऊपर निकल जाता है और सारे डर, सारी चिंताएं, सब कुछ साइडलाइन करके और अच्छी रैंक भी ले आता है, और यही वो टाइम है जब थोड़े हल्के माइंड के बच्चे जो थोड़ा वीक हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको थामने वाला कोई नहीं, उनके साथ चलने वाला कोई नहीं है, उनको बताने वाला, गाइड करने वाला कोई नहीं है, मेंटली स्ट्रेंथ देना या उन्हें मोटिवेट करने वाला अगर कोई नहीं मिलता है तो वो नीचे भी आ जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्योंकि इतना इंटेंसिटी वाला माहौल वो सह नहीं पाते हैं। मैं डेफिनेटली इस बात पे विश्वास रखता हूं कि जितना भी बच्चा ये वीडियो सुन रहा है वो बहुत स्ट्रांग है, ऑलरेडी बहुत लंबे टाइम से प्रिपरेशन कर रहा है, ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग माइंडसेट के साथ में यहां तक पहुंचा हुआ है, और आगे भी वो स्ट्रांग माइंडसेट और ज्यादा स्ट्रांग होता हुआ दिखेगा, और वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट भी करेगा रिजल्ट में। ये मैं विश्वास इसलिए रखता हूं क्योंकि बच्चा जो भी सीरियस होता है अपने करियर को लेके, वो ऐसे वीडियोस को अच्छे से ध्यान से सुन के और उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है। ऐसा मैंने पिछले पता नहीं कितने सालों से, जब से मैं गेट के लिए मोटिवेट कर रहा हूं बच्चों को, तब से ये मैंने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि बच्चों के मैसेजेस आते हैं, क्वेरीज आती हैं, और आखिरी में फिर जब रिजल्ट आता है तब वो रिप्लाई भी करते हैं कि सर इस वीडियो की स्ट्रैटेजी या वो वाली वीडियो की स्ट्रैटेजी है, इसकी वजह से हमें काफी अच्छा मोटिवेशन मिला, काफी अच्छा एक पाथ देखने को मिला। तो देखो बच्चों, मेरी उम्मीद नहीं, ये मेरा विश्वास है, और मैं विश्वास आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये मेरा विश्वास है, पूरी टीम का विश्वास है कि आप सब लोग कर सकते हैं, आप लोग आगे जा सकते हैं। हम गाइड करते जा रहे हैं, बस आप छोड़िएगा नहीं, आप यहां से पीछे मुड़िएगा नहीं, आप यहां से रुकिएगा नहीं। एक दिन आएगा जब आप खुद यहां आके बोलेंगे सर आई डिड इट। तब तक हम आपको गाइड करते रहेंगे, आप कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।